friends, myself Mrs. Ankita Gyan Shukla, and today I am going to tell you about the land border agreement between India and Bangladesh, evolution of the states and the union territories, and we will discuss about Article 370 and few conditions. So let's start our discussion from land border agreement of India and Bangladesh. The very first question that comes is, what was the need of this agreement? ये agreement करना क्यों जरूरी था? ये एग्रीमेंट इसलिए जरूरी था क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड थी 4096 किलोमीटर्स की जो डिस्प्यूटेड थी, जिससे मोर देन 50,000 सिटीजन्स की सिटीजनशिप। एक क्वेश्चन था कि ये सिटीजन्स इंडिया के हैं या बांग्लादेश के हैं, और इस वजह से वहाँ पे टेररिज्म, बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़, दोनों कंट्रीज़ के टर्म्स अच्छे नहीं थे, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते थे और हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। So considering the development point of view and to get rid of all these problems, it was necessary, it was mandate for both the countries to have this agreement. So protocol was prepared with the help of the 4 states. तो एक प्रोटोकॉल प्रिपेयर होता है स्टेट्स के सपोर्ट से। वो स्टेट्स थे असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। और 2015 में एक एग्रीमेंट साइन होता है इन दो कंट्रीज के बीच में, जिसके तहत इंडिया बांग्लादेश को 111 इनक्लेव्स और बांग्लादेश इंडिया को 51 इनक्लेव्स लैंड देता है। ओके, आगे हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया पे बहुत टाइम तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया। ये रूल उन्होंने क्यों किया? ऐसा क्या होता है कि बाहर से कोई हमारे यहाँ बिजनेस करने आता है और वो हज़ारों साल तक रूल करता है, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, अपना कल्चर इस्टेब्लिश करता है? क्या होता है? क्या कमी थी? क्या ये कमी हमारी थी? येस, इट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। Yes, it's only and only we the people of India. हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुए। वो राजा महाराजा, राजपूत, मराठा, मुगल, ये सब ने अपना अपना स्टेट बना रखा, अपने अपने अकॉर्डिंग ये रूल करते थे। उस टाइम पे क्या था कि कुछ स्टेट्स जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपना एक पॉलिसी लेके चलते थे, लेकिन उनकी भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास थी। तो हुआ क्या, जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है तो दो कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, 3 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। या तो हम इंडिया की टेरिटरी में मर्ज हो जाएं, या पाकिस्तान या अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लें। देन एट दैट टाइम मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मर्ज हो जाते हैं, रेस्ट इन पाकिस्तान। लेकिन ये 3 स्टेट्स, कौन कौन से 3 स्टेट्स? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करते हैं। इस डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि बाय रेफरेंडम, पुलिस एक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ये तीनों भी इंडिया में मर्ज हो जाते हैं। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था जो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने किया। आगे चल के धीरे धीरे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये इस प्रॉब्लम के रूट तक तो हम गए नहीं थे, रूट कॉज पे हम नहीं गए थे। ये प्रॉब्लम एक बार फिर से इमर्ज होकर आती है कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन होना, एक अलग स्टेट को फॉर्म होना, एक अलग स्टेट फॉर्म होना। तो साउथ इंडिया से ये डिमांड आती है कि हमें लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट चाहिए। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन ऑर्गेनाइज करती है, जिसके चेयरमैन एस.के. धर को बनाया जाता है, और वो अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। वो रिकमेंड करते हैं कि एक स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बहुत सारा उथल पुथल, मतलब बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं होता है। अगेन गवर्नमेंट क्या करती है, एक दूसरी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाती है, JYP कमेटी के नाम से जिसको हम जानते हैं। वो भी यही चीज़ कहते हैं कि लैंग्वेज बेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर से एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और एक पीस के लिए, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, आंध्रा स्टेट, बाय सेपरेटिंग द तेलुगु फ्रॉम द मद्रास स्टेट। सो अ क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, which is the first linguistic state of India? So Andhra state is the first linguistic state of India. जब ये लैंग्वेज के बेस पे ये स्टेट फॉर्म होता है तो और भी स्टेट से डिमांड करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म करती है, जिसमें फजल अली 4 फैक्टर्स देते हैं, जिसके चेयरमैन फजल अली बनते हैं, और वो 4 फैक्टर्स देते हैं कि अगर आपको एक अलग स्टेट बनाना है तो 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। पहला, आप अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी कंट्री की
तीसरा प्लानिंग वेलफेयर लोगों का, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रमोशन के लिए। चौथा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर्स ये देते हैं कि इनको ध्यान में रख के आप स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, लैंग्वेज को ध्यान में रख के नहीं, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को बेस बनाएंगे तो यहाँ पे फिर से इंडिया की यूनिटी को खतरा है। फिर से हम उसी में वही चले जाएंगे जहां से हम हजारों साल के संघर्ष के बाद निकलकर बाहर आएंगे। तो यूनिटी को बचाए रखने के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएशन नहीं होना चाहिए, ये फैक्टर्स होने चाहिए। इनमें से 3 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से 3 फैक्टर्स? नेशनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी, फॉर प्रिजर्विंग योर लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी चीजों को कंसिडर करके आप अपना स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। तो 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होता है, जिससे केरला आता है। ठीक, आंध्र प्रदेश एक स्टेट बनता है जिसमें ये जो तेलुगु स्पीकिंग थे, जिनको अलग कर दिया गया था, इनको मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती है। फिर 2014 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत फिर से ये डिमांड आती है और आंध्र प्रदेश 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जिसकी ज्वाइंट कैपिटल हैदराबाद को बनाया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और उस टाइम पे हमारे पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन आज इन 2020 we have 28 states and 9 union territories. Now the point to be noted is, अब सवाल आता है 7 से 9 यूनियन टेरिटरीज कैसे हो गई, ये एक स्टेट कहाँ चला गया? We all know about Jammu and Kashmir. Yes, I'm talking about Jammu and Kashmir, the land of workers and laborers, the paradise of India. जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, जस्ट लाइक दिल्ली एंड पौंडीचेरी, एंड लद्दाख ओनली यूनियन टेरिटरी। सो अब हम ये जानते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जम्मू एंड कश्मीर को तो स्पेशल स्टेटस था 370 के तहत, जिसमें उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो फॉलो करते थे। तो ये सारी चीजें कैसे हो गई, ये हम अब डिस्कस करते हैं। We all know that in our constitution part 21 there are 2 articles, article 370 and 371. 370 is for special status to Jammu and Kashmir and 371 is for a few states, 6, 7, 8 states that has been given a special provision. Here we will discuss about article 370 जो कि स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताता है। तो क्या होता है, कैसे ये खत्म होता है, क्या होता है, क्या? तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें है क्या। इसमें ये था कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू कश्मीर इंडिया में मर्ज होता है तो वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, हम सब ये बात जानते हैं। तो होता क्या है, वहां पे उस टाइम पे ये कहा जाता है कि हम इंडिया के केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केवल आर्टिकल 1 को मानेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मतलब जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। और ये 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन सब पे जो लॉज बनेंगे इंडिया लेवल पे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हम अपना संविधान बनाएंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो गवर्नमेंट इस पे एग्री कर जाती है। अब क्या होता है कि अगर आपको याद हो, फ्रॉम जून 2018 बीजेपी एंड पीडीपी कोलिशन गवर्नमेंट, इन दोनों की सपोर्ट वापस ले लेते हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व। वहां के आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 92 के तहत वहां पे गवर्नर्स रूल लगता है। वहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता, वहां गवर्नर का रूल लगता है। गवर्नर रूल लगता है, 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन पाती, कोई भी मेजोरिटी वगैरह नहीं हो पाती। तो गवर्नर क्या करते हैं, ये सब कुछ, ये रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि वो आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाएं। ये बात होती है। तो अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं रास्ते खुलते जा रहे थे यहीं से 370 को खत्म करने के। एंड एज वी ऑल नो एंड वी शुड हैव दिस अप्रोच दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर आवर ओन गुड। आगे देखते हैं क्या होता है। तो होता क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल लगने का भी अपना टाइम पीरियड, एक टाइम है, वो उस दौरान भी कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता। प्रेसिडेंट रूल लगता है तो एक चीज ये आती है कि प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो होता क्या है, थोड़ा सा ये जानने वाली चीज यहाँ पे है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब क्या हुआ कि
क्योंकि वो वहाँ के गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था, गवर्नमेंट के बेसिस पे हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ डिसॉल्व हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी, गवर्नर रूल था वो भी नहीं, तब तक भी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, तब प्रेसिडेंट रूल लगा वहाँ के गवर्नर के कहने पे, उनकी रिकमेंडेशन पे, उनकी रिक्वेस्ट पे। तो हुआ क्या ये जानते हैं। यहीं से रास्ता निकल रहा था 370 को खत्म करने का, खत्म होने का। होता क्या है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जो भी उस स्टेट की, उस पर्टिकुलर स्टेट की प्रॉब्लम है, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा मैटर जो है, ये सारी उसकी समस्याएं वो पार्लियामेंट का पार्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद वो सारी चीजें जो हैं वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट का पार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेचर तो था नहीं, लेजिस्लेचर नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो डिसॉल्व हुई, तब प्रेसिडेंट रूल लगा था। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या था कि प्रेसिडेंट को गवर्नर से राय मशवरा लेना होगा, गवर्नर के हिसाब से चलना होगा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं रही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही डिसॉल्व हो चुकी है, नहीं रही, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता था गवर्नर से राय मशवरा लेने का, कुछ भी नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं तो 370 का कोई मतलब ही नहीं। तो ये सारी चीजें जब पार्लियामेंट का पार्ट बनी तो वहाँ पे डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, और ये देखा गया कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का, जहाँ से बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ के सिटीजन्स जो हैं, इंडिया में जो इतनी अच्छी पॉलिसीज बन रही हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें, इन सब का जो बेनिफिट है वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये किया गया और 370 खत्म हुआ और जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? इस एक्ट के तहत देखिए क्या होता है। ये है कि आर्टिकल 239A, इसके तहत जैसे पौंडीचेरी को अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर बनाया गया है, उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर बनाया जाता है और लद्दाख को सिर्फ यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। इसमें क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा कि इसको लोकसभा में 5 सीट्स, राज्यसभा में 4 और लेजिस्लेचर में 114 सीट्स। यहाँ पे 2 फीमेल मेंबर्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये राइट होगा कि वो नॉमिनेट कर सके। SC/STs को लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ सीट्स उनके लिए होंगी। लद्दाख, वहाँ के एक मेंबर को आप लोकसभा में अपॉइंट करेंगे, वो मेंबर बन सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें हुई। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी अब लग सकेगा। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज हैं, जो सारी चीज़ें, मतलब जो भी ऑल इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है, एप्लीकेबल होता है सारे स्टेट्स के लिए, वो सब कुछ अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी होगा। तो ये हुआ, ये था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो हमेशा ही जब जब डेवलपमेंट करना होगा, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से द रूट इज द डेवलपमेंट, तो तब इस तरह की चीज़ें लाके स्टेट्स को मर्ज किया जाता है और उनका विकास किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।